तो बायोलॉजी का जो चैप्टर नंबर 2 है उसकी मार्किंग हम लोगों को करनी है। तो शुरू करते हैं फिर। तो देखो, सबसे पहला पेज जो तुम्हारे पास है, कैन यू रिकॉल, ठीक है, इस वाली चीज़ को हम लोग मार्क नहीं कर रहे हैं। इसके आंसर्स वगैरह को लर्न करने की आपको नीड नहीं है। हाँ, कुछ ऐसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं जिनको लिख लो, लर्न कर लो, ठीक है, बट इन क्वेश्चंस को करने की नीड नहीं है। खैर, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वाला है पार्ट लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड लाइफ प्रोसेसेस। इस वाले पार्ट में देख लेते हैं कहाँ से हमें क्या क्या मीनिंग, क्या क्या मार्किंग, ये सब करनी है। चलो तो देख लो एक बार। देखो, ये जो पर्टिकुलर स्टेटमेंट है, वैसे तो ये बच्चा बच्चा जानता है यहाँ से लेके यहाँ तक की स्टेटमेंट, बट स्टिल इसको अपने नोट्स में मार्क करके रखना। ये पर्टिकुलर पॉइंट आपको ट्रू फॉल्स के लिए पूछा जा सकता है। जैसे पूछा जाता है ना कि एक स्टेटमेंट ट्रू है कि फॉल्स है, उसको विथ रीज़न एक्सप्लेन करो। तो कल को ऐसा लिख कर आ जाए कि प्लांट्स आर हेट्रोट्रॉप्स, तो आप वहाँ करेक्ट करोगे कि प्लांट्स आर ऑटोट्रॉप्स, ठीक है, और उसके बाद बिकॉज दे प्रिपेयर देयर ओन फूड। तो ये कहाँ पे आ जाएगा, ये नोट्स वाले पॉइंट में ये पार्ट आ जाएगा, ठीक है। ठीक है, उसके अलावा नीचे तुम्हें कुछ फूड आइटम्स की बात दी हुई है कि फूड आइटम्स जैसे कि मिल्क, ठीक है, फ्रूट्स, जैगरी, केन शुगर, वेजिटेबल्स, पोटैटो, स्वीट मीट, सीरियल्स लाइक व्हीट, मेज, रागी, ज्वार, मिलेट, राइस एक्सेट्रा। इतने सारे तुम्हें फूड आइटम्स दिए हैं। ये बेसिकली वो फूड आइटम्स हैं जिनको खाने के बाद हमारी बॉडी क्या करती है, कार्बोहाइड्रेट्स कंज्यूम करती है। मतलब ये बेसिकली कार्बोहाइड्रेट्स वाले फूड होते हैं। अगर आप कभी भी किसी भी चीज़ का 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट खाते हो तो 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट खाने पर आपको 4 किलो कैलोरीज तक की एनर्जी मिलती है। कितनी एनर्जी मिलती है, 4 किलो कैलोरीज तक की। तो अपने नोट्स में ही इन दोनों चीज़ों को इंक्लूड करोगे पॉइंट्स बनाकर। इतने सारे आपको फूड आइटम्स के नाम लिखने की नीड नहीं है। आपको जो फूड आइटम अच्छा लगता है आप उस फूड आइटम के नाम लिख दो, ठीक है, 3-4, जस्ट फॉर द सेक ऑफ एग्जाम्पल। अच्छा, और ये वाला जो एक ग्रीन कलर का पॉइंट है, दिस ग्रीन कलर का पॉइंट ये भी आपके नोट्स में आएगा, बट ये पॉइंट एक्चुअली बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इससे ट्रू फॉल्स पूछा जा सकता है, इससे सीधा सीधा एमसीक्यू पूछा जा सकता है, इससे 1 लाइन का क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि यदि आपने 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट खाया है तो आपको कितनी कैलोरीज ऑफ एनर्जी मिल रही है। ये सीधा सीधा यहाँ से पूछ लेगा। या फिर इससे एक इस तरीके से भी क्वेश्चन फ्रेम किया जा सकता है कि एक लड़का है, उसने चिप्स का पैकेट खरीदा। चिप्स के पैकेट में मान लेते हैं वो पूरा पैकेट खा गया। उस चिप्स के पैकेट में 8 ग्राम क्या थे, कार्बोहाइड्रेट्स का था। तो वो ये पूछ लेगा कि बताइए कि उस लड़के की बॉडी के अंदर में कितने एनर्जी प्रोड्यूस हुई। तो आपको अगर ये पता है कि 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट जो रहता है वो अगर 4 किलो कैलोरीज की एनर्जी प्रोड्यूस करता है तो 8 ग्राम कितना करेगा, मल्टीप्लाई करके निकाल लो, 32, है ना। तो देयरफॉर ये पर्टिकुलर चीज़ आप लोगों को पता होनी चाहिए। डन। अच्छा, तो इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और उसके अलावा ये जो पर्टिकुलर क्वेश्चन है कि मैनी प्लेयर्स आर कंज्यूमिंग फूड स्टफ्स ड्यूरिंग द ब्रेक ऑफ द गेम, ये वाला पर्टिकुलर पॉइंट, यहाँ से तो यहाँ तक भैया पूरा का पूरा एक गिव रीज़न क्रिएट हो जाएगा, ठीक है। और जहाँ तक मेरा अंदाज़ा है, एक्सरसाइज जब तुम लोगों की ख़त्म हो जाती है, कहाँ गई एक्सरसाइज, ये रही, इसमें आई थिंक ये गिव रीज़न है भी। तो कहाँ पर है, कहाँ पर है, कहाँ पर है, नहीं, यहाँ पे नहीं है, ठीक है। तो वो जो मैंने बताया वहाँ से पर्टिकुलरली पूरा का पूरा एक गिव रीज़न तैयार हो जाएगा। उसकी आंसर मार्किंग मैं करवा देती हूँ कि इसका आंसर तुम्हें क्या लिखना है, बट ये गिव रीज़न है, ठीक है। बल्कि देखो, अरे ये है तो सही, देखो क्वेश्चन, यूज़ योर ब्रेन पावर, ये और ये बेसिकली सेम ही है। तो इस पर्टिकुलर चीज़ का आंसर तुम अपने टारगेट से लिख सकते हो। टारगेट में आपको ये, या फिर जो भी तुम डाइजेस्ट यूज़ करते हो उसमें तुम्हें ये मिल जाएगा। डन। अच्छा, इस चैप्टर में हम लोग 2 प्रकार के रेस्पिरेशन पढ़ रहे हैं, एरोबिक एंड एरोबिक रेस्पिरेशन। तो तुम्हें रेस्पिरेशन होता क्या है ये तुम्हें पता होना चाहिए। तो व्हाट इज़ रेस्पिरेशन, इसकी डेफिनेशन आपको टारगेट में मिल जाएगी,
ठीक है, आपको ये पर्टिकुलर डेफिनेशन लिखनी है। अच्छा, तो अभी तक क्वेश्चंस कितने हो गए? ये हो गया क्वेश्चन नंबर 1, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, 2 क्वेश्चंस हो गए हम लोगों के पास। अब क्वेश्चन नंबर 3 में आते हैं। तो ध्यान रखना, रेस्पिरेशन हमारी बॉडी में 2 लेवल पर होता है। ठीक है, एक बॉडी लेवल पर और एक सेलुलर लेवल पर, बराबर। अगर बॉडी लेवल की बात करें तो सिर्फ उसको ब्रीथिंग कहते हैं कि ऑक्सीजन अंदर लिया, CO2 बाहर छोड़ा, बस खत्म। और अगर रेस्पिरेशन की बात करें तो रेस्पिरेशन में हम जो भी खाना खाते हैं उस खाने का फर्दर ऑक्सीडेशन होता है, उसका ब्रेकडाउन होता है और एनर्जी में उसको कन्वर्ट किया जाता है। डन। तो अब आपको पता होना चाहिए कि हाउ रेस्पिरेशन, ये क्वेश्चन बना लो, हाउ रेस्पिरेशन अकर्स एट बॉडी लेवल। अगर किसी ने ये पूछ लिया कि बॉडी लेवल पर रेस्पिरेशन कैसे होता है, तो बॉडी लेवल वाले रेस्पिरेशन को बेसिकली हम लोग ब्रीथिंग कहते हैं। ठीक है, तो उसमें अपना आंसर लिखोगे, ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड आर एक्सचेंज बिटवीन बॉडी एंड सराउंडिंग इन केस ऑफ रेस्पिरेशन अकरिंग एट बॉडी लेवल। ये पर्टिकुलर रेड मार्किंग इसका आंसर है। अब यही सेम क्वेश्चन आपको इस तरीके से भी पूछा जा सकता है कि क्वेश्चन, हाउ रेस्पिरेशन अकर्स एट सेलुलर लेवल। ठीक है, रेस्पिरेशन आपके सेलुलर लेवल पर किस तरीके से होता है। अगर उसने मान लेते हैं आपको सेलुलर लेवल वाला क्वेश्चन पूछा, तब क्या आंसर करोगे? तब उसके आंसर में ब्लू कलर की मार्किंग रखनी है। ठीक है, तो यहाँ पे इफ़ कर देना, ऑफ को इफ़ में लिखना, इफ़ रेस्पिरेशन अकर्स एट सेलुलर लेवल, फूडस्टफ्स आर ऑक्सीडाइज्ड इधर विथ और विदाउट दी हेल्प ऑफ ऑक्सीजन। ये पर्टिकुलर चीज़ तुम्हारा क्या कहलाएगी? आंसर। डन। ये हो गया रेस्पिरेशन के बारे में। इवन एक क्वेश्चन यहाँ से ये क्रिएट किया जा सकता है, बल्कि क्रिएट करने की ज़रूरत भी नहीं है। ये बाजू में ये देखो, हाउ डज़ इट अकर। तो हाउ डज़ इट अकर, ये अलग से कोई क्वेश्चन नहीं आएगा, ऐसा पूछा जाएगा, डिफाइन रेस्पिरेशन एंड हाउ डज़ इट अकर। तो हाउ डज़ इट अकर में यही आपको लिखना है, इट अकर्स एट 2 लेवल, बॉडी लेवल एंड एट सेलुलर लेवल। 1 मार्क के लिए पूरा एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है, बट अगर एक्सप्लेन भी आ गया तो फिर ये जो दोनों पॉइंट्स हैं, इन दोनों पॉइंट्स को क्लब कर देना। ठीक है, तो इसी क्वेश्चन नंबर 2 के साथ तो हाउ डज इट अकर वाले आंसर को भी आप क्लब कर लो। 4 क्वेश्चन हो गए। ठीक है, अच्छा, कैन यू टेल वाला जो ये क्वेश्चन है, वैसे तो ये पर्टिकुलर क्वेश्चन मैं मार्क कराना नहीं चाहती थी, बट फिर भी इसे हम मार्क कर लेते हैं क्योंकि इतना ईजी है कि इसको मार्क करके छोड़ देना इज़ नॉट एट ऑल गुड थिंग। खैर, इसमें क्या पूछा जा रहा है कि अगर आपके पास एक मॉलिक्यूल ग्लूकोज का हो तो उसमें कितने कार्बन एटम्स होंगे, कितने हाइड्रोजन एटम्स होंगे और कितने ऑक्सीजन एटम्स होंगे। तो जो एक्चुअली ग्लूकोज होता है उसका जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है वो होता है C6H12O6। तो वहाँ पे आप रीज़न क्या लिखोगे कि देयर आर 6 कार्बन एटम, 12 हाइड्रोजन एटम एंड 6 ऑक्सीजन एटम इन अ 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज। सो दिस विल बी अ क्वेश्चन नंबर व्हाट, आप लोगों का 5। बट ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ आते हैं। विच टाइप ऑफ केमिकल बॉन्ड्स आर प्रेजेंट बिटवीन ऑल दीज एटम। फिलहाल अभी हम लोग केमिस्ट्री के इस चैप्टर को पढ़ने के हैं, तो जब आप पढ़ोगे तब आपको पता चलेगा इस पर्टिकुलर बॉन्ड को कहा जाता है कोवैलेंट बॉन्ड। ठीक है, तो यहाँ पे कौन सा बॉन्ड मौजूद होता है? कोवैलेंट बॉन्ड मौजूद होता है। बस ये 1 वर्ड आंसर है। अच्छा, इन टर्म्स ऑफ केमिस्ट्री व्हाट हैपन एक्चुअली व्हेन अ मॉलिक्यूल इज ऑक्सीडाइज, इसको आपको आंसर करने की ज़रूरत नहीं है, वो स्टार्टिंग के 2 दे दिए, वो काफ़ी है, ख़त्म। अच्छा, और उसके अलावा हम लोगों को एक बात हमेशा याद रखनी है, हम जो भी खाना खाते हैं उस खाने से हमें एनर्जी रेस्पिरेशन प्रोसेस के थ्रू मिलती है। जब हमें वो एनर्जी रेस्पिरेशन प्रोसेस के थ्रू मिलती है तो वो जो एनर्जी का जो फॉर्म होता है उसको बेसिकली, वो एनर्जी का फॉर्म बेसिकली क्या होता है? ATP होता है, ATP। ठीक है, अच्छा, और उसके अलावा 2 टाइप के रेस्पिरेशन होते हैं, एक को हम लोग कहते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन और एक को हम लोग कहते हैं एनएरोबिक रेस्पिरेशन, बराबर। तो कल को यहाँ से क्वेश्चन नंबर 7 कुछ इस तरीके से पूछ लेगा, डिफाइन रेस्पिरेशन एंड डिस्कस इट्स टाइप्स। ठीक है, इस तरीके से पूछ लेगा, डिफाइन रेस्पिरेशन एंड डिस्कस इट्स टाइप, उसके टाइप्स को आप क्या करिए? डिस्कस करिए, ये क्वेश्चन पूछ लेगा। तो ऐसे में क्या करना, जो रेस्पिरेशन की डिफाइन है, जो मैंने तुम्हें टारगेट से लिखने को कही है, वो लिखना, और अगर उसके टाइप्स बोल रहा है तो वहाँ बताना एरोबिक एंड एनारोबिक। ठीक है,
क्वेश्चन नंबर 8 तुम्हारे पास कुछ इस तरीके का होगा, डिफाइन एरोबिक रेस्पिरेशन, ठीक है, ये एंड एनएरोबिक। तो देखो बुक में इसका डिफाइन जो है वो उतने अच्छे से दिया नहीं है, तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का जो आंसर है ये मेरे से मांग लेना, मैं दे दूंगी इसका, ठीक है। ग्रुप में आना तो मैं कुछ शेयर कर दूंगी, बट लेट से अगर मैं भूल जाऊं तो मुझसे पूछ लेना, इसका जवाब मैं दे दूंगी तुमको, ठीक है। बाकी हम लोगों ने कल की क्लास में ही ये पर्टिकुलर मैकेनिज्म सीखी है, ठीक है, ग्लाइकोलिसिस, टीसीए, ईटीसी। इसकी आंसर मार्किंग मैं अभी नहीं करा के दे रही हूँ, पहले शॉर्ट आंसर मार्किंग कंप्लीट कर लेते हैं, फिर बाद में इस बड़ी इसी आंसर मार्किंग को करेंगे, ठीक है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 8 आपका ये बनेगा, ये कि ड्रॉ द डायग्राम ऑफ ट्राई टीसीए साइकिल या माइटोकॉन्ड्रिया एंड टीसीए साइकिल। ग्लाइकोलिसिस और टीसीए साइकिल का ये वेल लेबल्ड डायग्राम आपको ड्रॉ करने के लिए पूछा जाए, तो अगर वेल लेबल्ड डायग्राम ये पूछा ही जाता है, बल्कि ये आपको आना चाहिए। कई बार जो डायग्राम बेस्ड का सवाल है उसमें क्या करेंगे, इस तरीके का बॉक्स बना देंगे और बॉक्स के अंदर लेकिन फैटी एसिड लिखा हुआ नहीं रहेगा, वो आपको मार्क करना होगा कि वो पर्टिकुलर चीज़ क्या है, तो इसीलिए वेल लेबल डायग्राम आना चाहिए। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलिए। तो क्वेश्चन नंबर 9 आपको ये याद रखना है, फुल फॉर्म, ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 9 है आपका, फुल फॉर्म ये याद रखना है, पेपर में आ सकता है। क्वेश्चन नंबर 10 में आपको ये डायग्राम आ सकता है, ड्रॉ द एटीपी एनर्जी करेंसी फ्लो डायग्राम, है ना, ये आपको ड्रॉ डायग्राम, इसका डायग्राम ड्रॉ करने को आ जाएगा कि इसका आप डायग्राम ड्रॉ करिए, तो आपको ये डायग्राम में पता होना चाहिए, इसीलिए ये याद होना चाहिए। अगर 11 की बात करें तो 11 वाले क्वेश्चन में आपको ये एटीपी का फुल फॉर्म याद रखना है। ये एटीपी का फुल फॉर्म जो है ये पर्टिकुलर चीज़ तुम्हारा क्या बन जाएगी, क्वेश्चन नंबर 11 बन जाएगी। डन, ओके। और उसके अलावा नेक्स्ट चीज़ ये है कि क्वेश्चन में ये पूछा जा सकता है कि एटीपी इज कॉल्ड एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल, क्वेश्चन नंबर 12, और ये गिव रीज़न ऐसे पूछ लेगा, तो फिर क्या जवाब दोगे। तो इसकी मार्किंग अपन यहाँ पे कर लेते हैं, ये ग्रीन कलर से नहीं, रेड से करते हैं। एटीपी इज ट्राईफॉस्फेट मॉलिक्यूल, बस इतना लिखना। उसके बाद लिखना इट कंटेन्स नाइट्रोजनस कंपाउंड, ठीक है, इतना लिखना, एंड 3 फॉस्फेट ग्रुप। अगर तुम चाहते हो कि तुम्हें ये आंसर ज़्यादा छोटा लग रहा है या फिर मैं ज़्यादा लर्न कर सकता हूँ, तो तुम ना जो चीज़ें मैं छोड़ रही हूँ, जैसे मैंने क्या छोड़ दिया है, एटीपी इज़ अ ट्राईफॉस्फेट मॉलिक्यूल के बाद मैंने ये छोड़ दिया है कि फॉर्म्ड फ्रॉम ये वो, तुम चाहो तो लिख सकते हो। अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि मैं लर्न कर लूँगा, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है तो करो। अगर पर्सनली मैं पेपर दे रही होती तो मैं उस चीज़ को नहीं लिखती, कोई मतलब नहीं ना ज़्यादा लिखने का। इट कंटेन्स अ नाइट्रोजनस कंपाउंड, तुम चाहो तो ये लिख सकते हो कि एटीपी के अंदर कौन कौन से नाइट्रोजन, अच्छा एक काम करो इसको लिख ही लो क्योंकि ये 1 मार्क क्वेश्चन के लिए भी आ सकता है, एंड 3 फॉस्फेट ग्रुप, बराबर। अच्छा, और उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट नंबर 3 ये बनाना, एज पर द नीड एनर्जी इज डिराइव बाय ब्रेकिंग दी फॉस्फेट बॉन्ड ऑफ एटीपी। फिर नेक्स्ट 4th पॉइंट पे अपना लिख देना कि देयरफॉर इट इज़ कॉल्ड एनर्जी करेंसी ऑफ द वगैरह वगैरह। तो टोटल 4 पॉइंट्स में ये पर्टिकुलर गिव रीज़न तुम्हारा क्या हो जाता है, खत्म, ठीक है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 12 इसी से आपसे पूछा जा सकता है कि व्हाट एटीपी, ठीक है, विच नहीं रुको ऐसे, विच नाइट्रोजिनस कंपाउंड्स आर फाउंड, विच नाइट्रोजिनस कंपाउंड आर फाउंड इन एटीपी। एटीपी में आपको कौन से नाइट्रोजिनस कंपाउंड्स मिलते हैं, क्वेश्चन में ये पूछ लेगा। तो अगर कौन से नाइट्रोजिनस कंपाउंड मिलते हैं अगर उसने ये पूछ लिया तो आपको ये आंसर लिखना है, इट कंटेन्स अ नाइट्रोजिनस कंपाउंड्स, कौन से वाले, एडिनाइन, पेंटोज शुगर और राइबोस, इतना लिखना है, ठीक है। ये तुम्हारी कहानी रहेगी। डन, ओके। तो क्वेश्चन नंबर 11 हो गया, क्वेश्चन नंबर 12 हो गया। उसके बाद ठीक है नीचे आ जाते हैं हम लोग इस पैराग्राफ में। इस पैराग्राफ में क्या बोला जा रहा है कि मान लेते हैं आपने बहुत दिनों से खाना नहीं खाया है, या फिर जितनी आपकी बॉडी की एज है, आप जितना काम करते हो, डिपेंड कि आप बहुत ज़्यादा फिजिकल काम करते हो या कंप्यूटर पे बैठने वाला काम करते हो, है ना। तो हर इंसान की जो डेली खाने की इनटेक होती है कि इतना इतना उसको इतना इतना ग्राम प्रोटीन चाहिए, इतना इतना ग्राम कार्बोहाइड्रेट चाहिए, क्योंकि हमारी बॉडी ज़्यादातर एनर्जी कार्बोहाइड्रेट से ही बनाती है,
कार्बोहाइड्रेट्स एक्चुअली ब्रेक डाउन करने के लिए हमारी बॉडी का ये पहला प्रेफरेंस होता है। ये मैंने पढ़ाते वक्त भी बताया है कि पहला प्रेफरेंस वो कार्बोहाइड्रेट्स को देती है। मान लेते हैं तुम भूखे हो, तुमने बहुत दिनों से खाना नहीं खाया है, तुम्हारे उपवास कर रहे हो, तो ऐसे केस में हमारी बॉडी में कार्बोहाइड्रेट्स की कमी हो जाती है। ठीक है, ऐसे से में हमारी बॉडी में कार्बोहाइड्रेट्स की कमी हो जाती है। तो अब हमारी बॉडी एनर्जी फिर कहाँ से लाएगी, क्योंकि उस दौरान अगर आप 2-3 दिन अगर उपवास कर भी रहे हो, कई लोग रोज़ों में उपवास करते हैं, कई लोग नवरात्रि में करते हैं, तो हम मर नहीं जाते। वाई? क्योंकि हमारी बॉडी में पहले से बहुत सारा स्टोर्ड क्या होता है, लिपिड्स होते हैं और स्टोर प्रोटीन्स होते हैं। तो अगर आपके बॉडी में कार्बोहाइड्रेट्स नहीं है, तब आपकी बॉडी फिर चूज़ करती है लिपिड्स को। ठीक है, वो लिपिड्स को चूज़ करती है और लिपिड्स को कन्वर्ट कर देती है किसमें, फैटी एसिड्स में। और प्रोटीन्स को भी चूज़ करती है और प्रोटीन्स को कन्वर्ट कर देती है अमीनो एसिड्स में, और उनसे एनर्जी डिराइव करती है। तो अगर बॉडी में आप लोगों के सफिशिएंट कार्बोहाइड्रेट्स नहीं है, तब एनर्जी कहाँ से आएगी, तब एनर्जी लिपिड से आती है और प्रोटीन से आती है। तो ये दोनों पॉइंट आपको नोट्स में लिखना है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इससे सीधा MCQ ट्रू फॉल्स क्रिएट किया जा सकता है। दैट इज़ इस तरीके का कि इफ़ यू वांट टू डिराइव एनर्जी फ्रॉम लिपिड्स, देन लिपिड्स आर कन्वर्टेड इनटू अमीनो एसिड, ऐसा लिख देगा। तो आपको बताना है कि ये स्टेटमेंट फॉल्स है, क्योंकि लिपिड्स कन्वर्ट होते हैं फैटी एसिड्स में, प्रोटीन्स कन्वर्ट होते हैं अमीनो एसिड्स में। ठीक है, अच्छा, और ये वाली चीज़ तो मैं ऑलरेडी तुमको कल कह चुकी हूँ कि इसको मार्क कर लो कि ग्लाइकोलिसिस का एक और अदर नेम होता है नोन एज EMP पाथवे। ठीक है, इसको मार्क कर लो, इसको नोट्स में लिख लो। ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल का एक दूसरा नाम होता है जिसको हम लोग कहते हैं क्रेब्स साइकिल, इसको भी आप अपने नोट्स से मार्क कर लो। सो दिस इज योर मार्किंग अप टू दिस पेज। क्वेश्चन नंबर 13 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 13 में आपको ये चार्ट याद करना है। ये चार्ट किस बात का है कि व्हाट इज़ द प्रोसेस ऑफ एनर्जी प्रोडक्शन, ठीक है, थ्रू एरोबिक रेस्पिरेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स एंड फैट्स। मतलब अगर तुम्हारी बॉडी में एरोबिक रेस्पिरेशन होता है तो कार्बोहाइड्रेट्स का क्या होगा, प्रोटीन्स का क्या होगा, फैटी लिपिड्स का क्या होगा। तो अगर कार्बोहाइड्रेट्स है तो ग्लाइकोलिसिस होगा, पायरूविक एसिड में कन्वर्ट होगा, जैसे कि हमने कल पढ़ाई की। पायरूविक एसिड किस में कन्वर्ट होगा, एसिटाइल कोएंजाइम में। फिर उसके बाद आपकी जो TCA साइकिल है वो चलेगी, और TCA साइकिल के बाद फिर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर चेन रिएक्शन चलेगी और फाइनली एनर्जी मिल जाएगी। लेकिन अगर प्रोटीन्स होता तो प्रोटीन्स पहले अमीनो एसिड में कन्वर्ट होते और अमीनो एसिड डायरेक्टली कन्वर्ट हो जाते हैं एसिटाइल कोएंजाइम में, वो पायरूविक एसिड में कन्वर्ट नहीं होते। सिमिलरली फैटी एसिड्स भी कन्वर्ट नहीं होते। तो या तो ये पूरा का पूरा फ्लो चार्ट आपको ड्रॉ करने को आ जाएगा, या फिर ड्रॉ किया हुआ फ्लो चार्ट मिलेगा, और ड्रॉ किए हुए फ्लो चार्ट में से कुछ पर्टिकुलर बॉक्सेस गायब कर दिए जाएंगे लिखे हुए, और आपको बोलेंगे उन पर्टिकुलर बॉक्सेस को फिल करके वापस से रीड्रॉ करो। इसीलिए पर्टिकुलर चार्ट याद होना बहुत ही ज़रूरी है। हो सकता है पेपर में सिर्फ कार्बोहाइड्रेट्स का पूछ ले। अगर पेपर में सिर्फ कार्बोहाइड्रेट्स का पूछता है तो कार्बोहाइड्रेट्स, फिर ग्लाइकोलाइसिस, फिर पायरूविक एसिड, फिर एसिटाइल कोएंजाइम, फिर क्रेब्स साइकिल, फिर एनर्जी, ये लिखना है। वैसे वो पूरा ही पूछता है, बट स्टिल अगर किसी एक का पूछे, किसी का भी जितना भी पूछे से उतना बनाना। अगर लिपिड्स का पूछता है तो लिपिड्स, फैटी एसिड्स, उसके बाद एसिटाइल कोएंजाइम, फिर क्रेब्स साइकिल और फिर एनर्जी। तो कुछ नहीं बता रहा है, सिर्फ एरोबिक लिख के दे रहा है, तो पूरा अगर कुछ मेंशन कर दिया कि इसका तो सिर्फ उतना। तो ये क्वेश्चन है तुम्हारा, ड्रॉ द फ्लो चार्ट, ठीक है, किस चीज़ का फ्लो चार्ट, फॉर द प्रोसेस ऑफ एनर्जी प्रोडक्शन थ्रू एरोबिक रेस्पिरेशन इन केस ऑफ कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स एंड फैट्स। ये उसका फ्लो चार्ट डायग्राम। क्वेश्चन नंबर 14 जो आपको करना है वो बेसिकली क्या करना है कि व्हाट इज ड्रॉ द फ्लो चार्ट ऑफ एनएरोबिक रेस्पिरेशन इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो एनएरोबिक रेस्पिरेशन जब मैंने पढ़ा कर दिया था तो मैंने बताया था कि अगर वो एक प्लांट के अंदर हो रहा है तो क्या प्रोडक्ट बनेगा, अगर एक एनिमल के अंदर हो रहा है तो क्या प्रोडक्ट बनेगा, राइट। तो खैर ये फ्लो चार्ट की भी वही कहानी है। दिस विल बी अ क्वेश्चन नंबर 14, ठीक है, ओके। और उसके बाद ये जो बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, ये ग्लाइकोलिसिस एंड फर्मेंटेशन आर 2 स्टेप्स ऑफ एनएरोबिक रेस्पिरेशन। ध्यान रखना, एरोबिक रेस्पिरेशन की 3 स्टेप्स होती हैं। पहला होता है ग्लाइकोलिसिस,
दूसरा वाला क्या होता है, दूसरा वाला होता है आपका क्रेब्स साइकिल, और तीसरा वाला होता है आपका बुलोकिया ईटीसी। ठीक है, ठीक है। और उसके अलावा आपको क्वेश्चन यहाँ से ये पूछा जा सकता है, कौन सा क्वेश्चन नंबर बनेगा, पहली बात तो ये बनेगा क्वेश्चन नंबर 15। यहाँ से सवाल पूछ लिया जाएगा डिफाइन फर्मेंटेशन। ठीक है, तो उसके बाद ये लिखोगे ग्लूकोज इज इनकम्प्लीटली ऑक्सीडाइज्ड, ठीक है, एंड लेस अमाउंट ऑफ एनर्जी इज ऑब्टेन्ड इन दिस टाइप ऑफ, मत लिखना, इसमें लिखना इन एनएरोबिक रेस्पिरेशन। ठीक है, पायरुविक एसिड प्रोड्यूस थ्रू ग्लाइकोलिसिस इज कन्वर्टेड इनटू अदर, से लेकर यहाँ तक ये पूरी फर्मेंटेशन की डेफिनेशन है। ठीक है, अच्छा। और उसके बाद कई बार क्वेश्चन आता है ना कि एग्जाम्पल ऑफ फर्मेंटेशन, तो वैसे तो आपको डिफाइन के साथ हमेशा एग्जाम्पल लिखना ही चाहिए, बट अलग से अगर एग्जाम्पल ऑफ फर्मेंटेशन पूछ लिया गया तो सिर्फ इतना मार्क करोगे, ये सीड से लेकर जर्मिनेशन तक, कि अगर किसी पर्टिकुलर मिट्टी में क्या हो जाता है, पानी जम जाता है ना, तो वाटर लॉगिंग कहते हैं, तो उसमें जो पेड़ है या जो भी सीड है वो मर जाता है। ठीक है, अच्छा। और उसके अलावा मैंने एनएरोबिक रेस्पिरेशन पढ़ाते वक्त भी तुमको ये बताया था कि हमारी जो मसल्स है, अगर हमारी बॉडी बहुत डरी हुई है, भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं, खेल रहे हैं, प्रॉपर तरीके से ऑक्सीजन का ब्रीथ इन अगर हम नहीं कर रहे हैं, तो हमारी बॉडी के अंदर में भी क्या शुरू हो जाता है, एनएरोबिक रेस्पिरेशन, और हमारी बॉडी के अंदर क्या बनने लगता है, लैक्टिक एसिड, और लैक्टिक एसिड की वजह से हम लोगों को क्या होने लगते हैं, क्रैम्प्स आते हैं या फिर हमें थकान होती है। तो एक बार मैं देख लेती हूँ इससे रिलेटेड कोई गिव रीज़न एक्सरसाइज में है क्या, अगर नहीं है तो फिर मैं मार्क करा दूंगी। ठीक है, ठीक है, ये पर्टिकुलर टेक्स्ट बुक में तो नहीं है। ठीक है, ओके, ठीक है। तो इस वाले क्वेश्चन का मतलब इस वाले आंसर का क्वेश्चन मैं बना लेती हूँ। पहले तो ये कैन यू टेल वाला पार्ट आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि अगर आपको कंप्लीट ऑक्सीडेशन करना है तो कंप्लीट ऑक्सीडेशन कहाँ पर होता है, कंप्लीट ऑक्सीडेशन होता है माइटोकॉन्ड्रिया में। ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको क्वेश्चन बना के नोट्स कॉपी में लिख लेना। विच टाइप ऑफ सेलुलर रेस्पिरेशन परफॉर्म्स कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज, कंप्लीट ऑक्सीडेशन यानी कि यहाँ पे कौन सा वाला हो रहा होगा, एरोबिक रेस्पिरेशन यहाँ पर हो रहा होगा। डन। अच्छा, उसके बाद यहाँ पे क्वेश्चन आपको ये बनाना है, क्वेश्चन नंबर 17। ठीक है, वाई वी फील टायर्ड ड्यूरिंग एक्सरसाइज। ठीक है, ड्यूरिंग एक्सरसाइज और एनी विगरस एक्टिविटी। ज़रूरी नहीं है सिर्फ एक्सरसाइज के वक्त, कोई भी अगर आप ऐसी विगरस एक्टिविटी करते हो तो उस दौरान आपको क्यों थकान महसूस होती है, उसके बारे में क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसका आंसर जब लिखोगे तो इसका आंसर इस तरीके से लिखना, ड्यूरिंग एक्सरसाइज और एनी विगरस एक्टिविटी। क्वेश्चन में जो भी पूछा जाए उसके अकॉर्डिंग, अगर एक्सरसाइज वर्ड है क्वेश्चन में तो एक्सरसाइज के टर्म्स में आंसर स्टार्ट करना। ठीक है, तो मैं मान के चलती हूँ मेरे क्वेश्चन में एक्सरसाइज वर्ड है। अच्छा, ड्यूरिंग एक्सरसाइज के बाद ये लिखना, आवर मसल सेल्स ऑल्सो परफॉर्म्स एन एरोबिक रेस्पिरेशन। ठीक है, ये लिखना, दिस विल बी योर पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2 लिखोगे यहाँ से लेकर यहाँ तक। ठीक है, ये हो गया, बस खत्म हो गया आंसर। दिस विल बी योर क्वेश्चन नंबर 17, दिस विल बी योर क्वेश्चन नंबर 18, दिस विल बी योर क्वेश्चन नंबर 19। ठीक है, और उसके अलावा ये चार्ट तो बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे डायग्राम बेस्ड सवाल आएगा। डायग्राम बेस्ड सवाल इस तरीके से आएगा, बीच में अमीनो एसिड लिख देंगे मैडम लोग, यहाँ पे बोन्स लिख देंगे और बोन्स के बाजू में दे देंगे डैश, लिखो। यहाँ पे पैंक्रियास लिख देंगे, उसके बाजू में लिख देंगे डैश, वो आप फिल करो। फिर मसल्स लिख देंगे, उसके बाजू में लिख देंगे डैश, वो आप फिल करो। तो ये पर्टिकुलर एक डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन है, खैर इसकी मार्किंग हम लोग बाद में करेंगे, बट ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें से ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि स्किन के अंदर जो प्रोटीन पाया जाता है दैट इज़ मेलानिन एंड केराटिन। केराटिन हमारे बालों में होता है, मेलानिन हम लोगों के स्किन में बहुत ज़्यादा अमाउंट में पाया जाता है। ये आपको याद रखना है, तो जब मैं डायग्राम बेस्ड मार्किंग कराऊंगी तब का तब है, बट अभी इसके लिए।
अच्छा, दूसरी बात, ये जो पर्टिकुलर पॉइंट लिखा है कि हम अगर किसी दिन ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट्स कंज्यूम कर लेते हैं जितनी हम लोगों की बॉडी की रिक्वायरमेंट है, तो वो एक्सेस ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स कहाँ पे स्टोर हो जाता है, जाके लीवर में, हमारी बॉडी के अंदर एक ऑर्गन है, ठीक है, और साथ ही साथ में हमारे मसल्स में, इन द फॉर्म ऑफ व्हाट, ग्लाइकोजन, इन द फॉर्म ऑफ व्हाट, ग्लाइकोजन। तो ये पर्टिकुलर पॉइंट आपको नोट्स में तो लिखना ही लिखना है, बट नोट्स में लिखने के अलावा यहाँ से एक क्वेश्चन और बन सकता है, व्हाट इज ग्लाइकोजन। अगर ये क्वेश्चन आपसे बन गया तो क्या बताओगे कि दैट एक्सेस ऑफ कार्बोहाइड्रेट इज स्टोर्ड इन लीवर एंड मसल्स इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन, ये ऐसा लिखना, ग्लाइकोजन इज द एक्सेस अमाउंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट विच इज स्टोर्ड इन अवर लीवर एंड मसल्स, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 21 में तुमसे ये पूछा जा सकता है कि डिफाइन प्रोटीन्स। तो प्रोटीन्स का डिफाइन जो होगा वो यहाँ से लेकर यहाँ तक होगा, ठीक है। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22 आ जाएगा, डिफाइन फर्स्ट क्लास प्रोटीन। अब भैया फर्स्ट क्लास प्रोटीन का मतलब क्या होता है, तो ये जो मार्किंग है कि जो प्रोटीन्स हमें एनिमल से मिलते हैं उनको बेसिकली हम फर्स्ट क्लास प्रोटीन्स कहते हैं। अच्छा, और ऊपर हम लोगों की क्या बातचीत हुई थी, हमारी बातचीत ये हुई थी कि जब हम लोग 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट्स खाते हैं तो हमें 4 किलो कैलोरी की एनर्जी मिलती है। तो यहाँ पे भी आपको वही बातचीत याद रखनी है कि अगर आप 1 ग्राम प्रोटीन खाएंगे तो आपको कितना मिलेगा, 4 किलो कैलोरी की एनर्जी मिलेगी। इसको नोट्स कॉपी में लिख के रखना, ठीक है। अच्छा, बढ़िया है। और उसके अलावा मैंने जैसा ऊपर तुमको बताया कि कभी अगर आप फास्टिंग वगैरह कर रहे हो तो आपकी बॉडी में अगर कार्बोहाइड्रेट्स कम है या नहीं है तो आपकी बॉडी लिपिड्स को ब्रेक डाउन करके फैटी एसिड्स में कन्वर्ट कर देती है और फिर एनर्जी बनाती है। जो प्रोटीन्स मौजूद होते हैं बॉडी में उनका ब्रेक डाउन करती है और उससे क्या बनाती है, अमीनो एसिड बनाती है। तो ये बात याद रखना कि अगर प्रोटीन्स का डाइजेशन होता है तो प्रोटीन्स के डाइजेशन से क्या बनता है, अमीनो एसिड, ठीक है। अच्छा, वैसे ये जो ऑलवेज रिमेंबर वाला जो ये पैराग्राफ है, इससे क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी थोड़ी कम होती है, ठीक है। इससे क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी क्या होती है, कम होती है, बट फिर भी इसके कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है ये पता होने चाहिए। क्या बताया हमने कि जब हम ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट्स खा लेते हैं तो आपके वो कार्बोहाइड्रेट्स आपके लीवर में और मसल्स में स्टोर हो जाते हैं। लेकिन मान लेते हैं किसी दिन तुम ये सोचते हो कि आज मैं ज़्यादा अमीनो एसिड्स अपनी बॉडी के अंदर स्टोर कर लेता हूँ, ठीक है, मतलब ज़्यादा प्रोटीन खा लेता हूँ, तो याद रखना वो एक्सेस अमाउंट का प्रोटीन आपकी बॉडी स्टोर नहीं करती। अगर आपका जो वेट है मान लेते हैं 50 किलो है तो आपको एक दिन में लगभग 40 से 50 ग्राम प्रोटीन चाहिए। तुम ये सोचोगे कि आज मैं 100 ग्राम प्रोटीन खा लेता हूँ, कल के दिन रहने दो नहीं खाऊंगा, तो ऐसा नहीं होता है। तुम्हारी बॉडी में कभी भी एक्सेस अमाउंट में प्रोटीन स्टोर्ड ही नहीं रहता। हम जब एक्सक्रीशन वाला हमारा जो प्रोसेस होता है उस एक्सक्रीशन वाले प्रोसेस के दौरान वो बेसिकली हमारी बॉडी से बाहर ही चला जाता है। तो कभी भी ऐसा मत सोचना कि आज ज़्यादा प्रोटीन खा लेते हैं कल कम खा लेंगे। हर दिन आपको बैलेंस्ड प्रोटीन की ही डाइट लेनी है, ठीक है। और उसके अलावा एक और जीके फैक्ट यहाँ पे लिखा हुआ है कि एक एंजाइम होता है रुबिस्को जो कि प्लांट के क्लोरोप्लास्ट में है। ये सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला प्रोटीन है। अबेंडेंट का मतलब होता है सबसे ज़्यादा क्वांटिटी वाइज पाया जाने वाला, आसानी से क्वांटिटी वाइज मिल जाए, ठीक है। ये इसके अलावा देखो एक डेफिनेशन और है, इसको थोड़ा मार्क कर लो, जस्ट एक बार रीड कर लेना। इसके आने की प्रोबेबिलिटी उतनी ज़्यादा नहीं है क्योंकि ये ऑलवेज रिमेंबर वाले पार्ट का हिस्सा है, बट फिर भी याद रखना कि हमारी बॉडी कभी कभी एक्सेस प्रोटीन को आपकी बॉडी से वेस्ट प्रोडक्ट के फॉर्म में बाहर निकालने के अलावा कभी कभी वो ग्लूकोज में भी कन्वर्ट कर देती है और इसी पर्टिकुलर प्रोसेस को हम लोग कहते हैं ग्लूकोजिनेसिस। तो ये पर्टिकुलर पॉइंट नोट्स में इंक्लूड कर लोगे, बल्कि मैंने इस पूरे पैराग्राफ में जितने भी पॉइंट्स मार्क करवाए वो सभी नोट्स में इंक्लूड कर लेना, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 22। और उसके बाद यहाँ से लेकर यहाँ तक ये पर्टिकुलर डेफिनेशन आप लोगों की बन जाएगी किसकी, डिफाइन लिपिड्स की, ठीक है। ये पर्टिकुलर चीज़ बन जाएगी लिपिड्स की। आप ध्यान रखना, अगर आप कार्बोहाइड्रेट्स खाते हो, कार्बोहाइड्रेट्स का अगर डाइजेशन हो जाता है तो ग्लूकोज बनता है। अगर आप प्रोटीन्स खाते हो, प्रोटीन्स का डाइजेशन हो जाता है तो अमीनो एसिड्स बनता है। अगर आप लिपिड्स खाते हो, जैसे अगर आप बटर खा रहे हो, घी खा रहे हो, इस टाइप की कोई चीज़, तो वो कन्वर्ट हो जाते हैं फैटी एसिड्स में, ठीक है, फैटी एसिड्स में।
बराबर। और फैटी एसिड्स में ये क्या हो जाते हैं, जाके मतलब फैटी एसिड्स में ये कन्वर्ट हो जाते हैं। और जो हमने अभी इससे पहले जो एक चैप्टर पढ़ा था कि फीमेल बॉडी के अंदर जो हार्मोन्स होते हैं जैसे कि प्रोजेस्टेरॉन प्रेगनेंसी के दौरान, एस्ट्रोजन मेल बॉडी के अंदर होता है, टेस्टोस्टेरॉन, और जब एक्सेट्रा एक्सेट्रा टाइप के, इन सारे हार्मोन्स को प्रोड्यूस करने का काम बेसिकली कौन करता है, फैटी एसिड्स करता है। ठीक है, ये फैटी एसिड्स का काम है ये हार्मोन्स को प्रोड्यूस करना। ठीक है, अच्छा उसके अलावा जब आप छोटे थे, जब आप 9th स्टैंडर्ड में थे, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन करके आपके पास एक चैप्टर था। उस कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन नामक चैप्टर में आपने जो नर्व सेल होता है हमारी बॉडी में, जिसको लार्जेस्ट सेल कहा जाता है हमारी बॉडी का, न्यूरॉन, उस न्यूरॉन का आपने डायग्राम पढ़ा था। उस पर्टिकुलर डायग्राम में आपने एक्सॉन नामक एक चीज़ पढ़ी थी। तो उस एक्सॉन के आजू बाजू की जो कवरिंग होती है, ये कवरिंग भी आजू बाजू की कौन करते हैं, फैटी एसिड्स करते हैं। ठीक है, बराबर, ये कवरिंग का काम भी कौन करते हैं, फैटी एसिड्स करते हैं। तो बेसिकली ये आपको पॉइंट याद रखना है। यहाँ से क्वेश्चन क्रिएट हो जाएगा 24, यूजेस ऑफ लिपिड्स या फिर यूजेस ऑफ फैटी एसिड, कि हमारी बॉडी में जो फैटी एसिड्स है उसका क्या यूज़ है। अब जैसे मान लेते हैं मैंने आज रोटी खाई, प्लस ऑब्वियसली हमारे इंडियन डाइट में तेल वगैरह का तो हम इस्तेमाल करते ही हैं, तो मैंने फैट्स भी खाया, लिपिड्स भी खाए। अब मेरी बॉडी एनर्जी बनाने के लिए किसको यूज़ करेगी, मेरी बॉडी एनर्जी बनाने के लिए लिपिड्स को यूज़ करेगी। ठीक है, वो लेट से मान लेते हैं किसको यूज़ करेगी, कार्बोहाइड्रेट्स को यूज़ करेगी। बट उसकी प्रायोरिटी क्या होगी, उसकी प्रायोरिटी होगी कि पहले मैं यूज़ करूँ भैया किसको, आप लोगों के कार्बोहाइड्रेट्स को। तो उस दौरान जो मेरी बॉडी के अंदर फैटी एसिड है उसका क्या, फैटी एसिड्स क्या करेंगे, तो उस दौरान फैटी एसिड्स मेरी बॉडी के अंदर इन हार्मोन्स को प्रोड्यूस करने का काम करेंगे। सो दिस इज योर पॉइंट नंबर 1। और साथ ही साथ में नर्व सेल के आजू बाजू के जो एक्सॉन्स होते हैं उनको भी कवर करने का काम करेंगे। ठीक है, अच्छा, और अगर मान लेते हैं आप 1 ग्राम लिपिड खाते हो तो 1 ग्राम लिपिड से आपको कितनी एनर्जी मिलती है, 9 किलो कैलोरीज। इसीलिए कहा जाता है कि जो फैट्स होते हैं, ठीक है, जो फैट्स होते हैं, ये पर्टिकुलर फैट्स आपकी बॉडी में, अगर आप फैट्स खाते हो, जैसे अगर आपको एनर्जी चाहिए, तो अगर आपको इंस्टेंट एनर्जी चाहिए तो आप फैटी फूड खा लो, ऐसे फूड खा लो जिनमें फैट्स हो, लिपिड्स हो, क्योंकि वो इंस्टेंटली आपको एनर्जी देते हो, ज़्यादा एनर्जी देते हैं। देखो ना, उनका 1 ग्राम 9 किलो कैलोरीज दे रहा है, कार्बोहाइड्रेट से डबल दे रहे हैं, लिपिड्स प्रोटीन से डबल दे रहे हैं। राइट, ये पॉइंट आपको अपने नोट्स में लिखना है और इसको याद रखना है। और जैसे कि हमने ऊपर डिस्कशन किया कि जो एक्सेस अमाउंट का कार्बोहाइड्रेट्स होता है, वो एक्सेस अमाउंट का कार्बोहाइड्रेट्स हम कहाँ स्टोर करके रखते हैं, वो एक्सेस अमाउंट का कार्बोहाइड्रेट्स हम लीवर में और मसल्स में स्टोर करके रखते हैं इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन। वैसे ही हमने ऊपर क्या बातचीत की कि हमारी बॉडी एक्सेस अमाउंट का जो प्रोटीन होता है वो स्टोर नहीं करती, वो एलिमिनेट कर देती है, हमारी बॉडी एक्सक्रीट कर देती है। लेकिन अभी अगर कभी करना भी पड़े तो वो उसको किस में कर देती है, वो उसको ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देती है। ठीक है, वो किस में कर देती है, उसको ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देती है। लेकिन क्या ये एक्सेस ऑफ लिपिड्स हमारी बॉडी में स्टोर होते हैं, क्या एक्सेस ऑफ फैट्स हमारी बॉडी में स्टोर होता है, तो एब्सोल्युटली ये एक्सेस ऑफ फैट जो होता है आपकी बॉडी इसको स्टोर करके रखती है, आपकी बॉडी के एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू में स्टोर होता है। अब ये एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू क्या है, ये सारे बायोलॉजी के टर्म्स 9th क्लास में टिश्यू नामक चैप्टर में थे, आपने वहाँ पढ़े हैं। तो ये पॉइंट भी आपको याद रखना है, नोट्स में इंक्लूड करना है। ठीक है, और इससे एक क्वेश्चन भी बना लेना है कि हाउ एक्सेस ऑफ लिपिड्स आर स्टोर्ड इन आवर बॉडी, हाउ एक्सेस ऑफ लिपिड्स आर स्टोर्ड इन आवर बॉडी, बल्कि ऐसा क्वेश्चन बना लो, हाउ एक्सेस ऑफ लिपिड्स, ग्लूकोज एंड अमीनो एसिड्स यानी कि प्रोटीन्स आर स्टोर्ड इन आवर बॉडी। तो वहाँ पे लिखना कि एक्सेस ऑफ लिपिड्स को एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू में स्टोर करते हैं, ग्लूकोज को स्टोर कर लेते हैं हम लोग, यानी कि ग्लूकोज मतलब कार्बोहाइड्रेट्स, उसको स्टोर कर लेते हैं मसल्स एंड लीवर में इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन। और उसके बाद लिखना प्रोटीन इज नॉट स्टोर्ड इन आवर बॉडी, इट इज आइदर एलिमिनेटेड आउट फ्रॉम द बॉडी ड्यूरिंग एक्सक्रीशन और इट इज कन्वर्टेड इनटू ग्लूकोज थ्रू ग्लाइकोजेनेसिस। ठीक है, बट वो नेवर स्टोर्ड। तो आज हम लोग ये 25 क्वेश्चन की मार्किंग कर रहे हैं, ज़्यादा नहीं कर रहे हैं। इसके आगे की जो मार्किंग है और इवन जो बीच का वो TCA साइकिल वगैरह की मार्किंग थी वो हम लोग कल करेंगे, या फिर बाद में जब सेकेंड राउंड लेंगे हम लोग मार्किंग का तब।
ये चैप्टर देखो बहुत ही छोटा है, ये ज़्यादा बड़ा चैप्टर नहीं है, क्योंकि इसके बाद माइटोसिस मेयोसिस आपको 2 सेल डिविजन्स पढ़ने हैं, उसके बाद ये चैप्टर खत्म हो जाता है। हाँ, अब देखो आज तुम्हें अपनी टारगेट डाइजेस्ट से क्या क्या लिखना है। टारगेट डाइजेस्ट से ये सारे ये पूरा का पूरा क्वेश्चन नंबर 2 तुम्हें लिख लेना है। पूरा का पूरा क्वेश्चन नंबर 2 आज तुम्हारी कॉपी में होना चाहिए। न्यूट्रिशन की डेफिनेशन, न्यूट्रिएंट की, प्रोटीन की, खैर सेलुलर रेस्पिरेशन की तो मैं डेफिनेशन और प्रोटीन की डेफिनेशन में मार्क करा चुकी हूँ, बट फिर भी आप अपनी डेफिनेशंस को इसको वापस से लिखोगे। ये प्रोटीन की डेफिनेशन तो तुम मेरी मार्किंग से भी लिख सकते हो, ग्लाइकोल और सेलुलर रेस्पिरेशन की भी जो मैंने मार्क कराई है वाली भी लिख सकते हो, अदरवाइज टारगेट की लिख सकते हो। अच्छा, उसके अलावा और तुम्हें क्या लिखना है, ये वाला गिव रीज़न भी आज तुम्हें अपनी नोट्स कॉपी में लिख के रखना है, ये वाला गिव रीज़न भी लिख के रखना है, ये वाला भी लिख कर रखना है, और उसके अलावा ये एक्सप्लेन ग्लाइकोलाइसिस इन डिटेल ये मैं लिखवाऊंगी, ठीक है, अच्छे से उससे तरीके से लिखोगे। और उसके अलावा ये क्वेश्चन नंबर डी भी आज आपको लिख के रखना है, एक्सप्लेन क्रेब्स साइकिल, ये भी मैं बताऊंगी। अच्छा देखो, ये क्वेश्चन भी लिखना है, मैंने बताया था ना चार्ट बनकर आएगा, उस बने बनाए चार्ट में से आप लोगों को क्वेश्चन पूछे जाएंगे, बराबर। देखो ये मैंने लिख के भी रखे हैं पहले से क्वेश्चन लास्ट ईयर वाली बैच के लिए, ये देखो पढ़ो क्या लिखा है। ये चार्ट बनकर आएगा और उस चार्ट के बाजू में ऐसा क्वेश्चन लिखा रहेगा, विच प्रोसेस इज इंडिकेटेड बाय द गिवन फ्लो चार्ट। तो आपको बताना है ऑक्सीडेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स एंड प्रोटीन्स इज इंडिकेटेड बाय दिस फ्लो चार्ट। बोलेगा व्हाट हैपन इन दिस प्रोसेस, तो इसमें हमें बताना होगा कि इस प्रोसेस में हम फूड को ब्रेक डाउन कर रहे हैं वगैरह वगैरह, एनर्जी प्रोड्यूस कर रहे हैं, है ना, ये इस तरीके से। वैसे ये डायग्राम आपको गलत दिया है, इस डायग्राम को आपको करेक्ट करना है। फिर वो पूछ लेगा कि कौन से अमीनो एसिड्स बनते हैं डाइजेशन ऑफ प्रोटीन के बाद, वेयर दे आर फॉर्म्ड, कुछ भी क्वेश्चन पूछ लेगा। खैर, तो ये क्वेश्चन नंबर 5 आपको करेक्ट भी करना है। ये डिस्टिंग्विश भी लिख के रखना है, एरोबिक और एनएरोबिक का मैंने पढ़ाते वक्त भी बताया था डिस्टिंग्विश, बट आप अपनी टारगेट से लिख सकते हो। और ग्लाइकोलाइसिस और टीसीए साइकिल का भी डिस्टिंग्विश लिख कर रखोगे। तो ये इतना काम तुम्हारे पास है। इसके अलावा हमने कल जो टॉपिक पढ़ा, उस पढ़े हुए टॉपिक के बेसिस पे ये कंप्लीट द एनालॉजी वाला क्वेश्चन भी तुम्हारी नोट्स कॉपी में होना चाहिए। कैसा है, आपको लिख के देगा ग्लाइकोलाइसिस, साइटोप्लाज्म, टीसीए डैश, तो आपको पता होना चाहिए टीसीए की जगह क्या लिखेंगे, माइटोकॉन्ड्रिया। आपको लिख के देगा ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज, सेलुलर डैश गैस एक्सचेंज, एक्सटर्नल या फिर बॉडी। फिर लिख के देगा सेलुलर रेस्पिरेशन, माइटोकॉन्ड्रिया गैस एक्सचेंज, कहाँ पर, एल्वेलीज में। एरोबिक में O2 इन्वॉल्व होती है, एनएरोबिक में O2। ये तो बेसिकली जहाँ जहाँ मैंने डैश दिया ये कंप्लीट द एनालॉजी वाला क्वेश्चन है, ये भी आज तुम्हारी नोट्स कॉपी में होना चाहिए। और ये भी होना चाहिए, ये नेम द फॉलोइंग, ठीक है, एंड प्रोडक्ट ऑफ ग्लाइकोलाइसिस, कंपाउंड दैट एंटर्स टीसीए साइकिल, साइटोग्लाइक एनर्जी करेंसी, लिपिड ब्रेकडाउन। ये तो आज की मार्किंग में इतना सारा काम तुम्हारे पास है। और बाकी एनाफेज, मेटाफेज ये तो अभी पढ़ने के हैं, खैर जब पढ़ेंगे तब मार्किंग करेंगे, ठीक है, ये करके रखोगे। बाकी ये एक्सप्लेन क्रेब्स साइकिल, एक्सप्लेन ग्लाइकोलाइसिस से मैं लिखवा कर दूंगी, ठीक है, प्रॉपर तरीके से, उसको फिर तब लर्न करना है, ठीक है। फिलहाल इस चीज़ को यार